हेलो, वेलकम टू बंसल एकेडमी। एक्चुअली वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी, क्योंकि अभी अभी हमने मतलब 25 क्वेश्चन कर लिए हैं मॉक टेस्ट 7 के, और बाकी के क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। और हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारे 10 मॉक टेस्ट पूरे ना हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हम मैक्सिमम वैसे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो हमें हेल्प करेंगे एग्जाम में, मतलब आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, और ताकि वो एग्जाम आपके लिए इजी हो जाए। इसमें हम लेके आए हैं PYQs, रिपीटेड क्वेश्चंस, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 25 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, आगे स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। 26, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स किसकी है? ब्रासिका फैमिली की बीमारी है एक तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है स्टेम पे, लीव्स पे, और डिफोलिएशन हो जाती है, मतलब लीव्स झड़ने लग जाती है, और रूट इंजरी के थ्रू ये एंटर करता है। रूट इंजरी के थ्रू एंटर करता है, लीव्स झड़ने लग जाती हैं। और कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एल्बुगो कैंडिडा। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एल्बुगो कैंडिडा। और एल्बुगो कैंडिडा क्या है? एक फंजाई है। और एल्बुगो कैंडिडा का एक और नाम है जिसको हम बोल देते हैं सिस्टोपस कैंडिडस। और यील्ड काफी लो होती है, पूरी की पूरी क्रॉप खराब कर देते हैं, व्हाइट पाउडरी सा सब्सटेंस बन जाता है, तो काफी नुकसान करता है ये ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर है सिस्टोपस कैंडिडस। चलिए, रोल इन इन्फेक्शन इज प्लेड बाय। इन्फेक्शन जो हो रही है हमें, उसमें किसका रोल है? पैथोजन का तो बहुत बड़ा रोल है, पैथोजन ही तो है कॉजल ऑर्गेनिज्म, है ना। और टेम्परेचर की बात करें, पैथोजन के लिए टेम्परेचर फेवरेबल होगा तो पैथोजन क्या करेगा? अटैक कर देगा, आराम से अटैक कर पाएगा। ह्यूमिडिटी की बात करें, हवा में ह्यूमिडिटी होगी, हवा में मॉइस्चर होगा, तो पैथोजन का अटैक और ज्यादा हो जाएगा, है ना। हवा में मॉइस्चर हो, जैसे फंजाई की बात कर लें तो फंजाई को क्या चाहिए? मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, और टेम्परेचर उतना हो, मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो, तो फंजाई आराम से अटैक कर देगी, ठीक है। बारिश के मौसम में फंजाई हमारे जो खाना वगैरह है, जो भी है, तो वो जल्दी खराब होता है। ऑर्गेनिक कोई भी चीज है वो जल्दी खराब होती है, क्योंकि फंजाई अटैक कर देती है उस पर। तो ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी इंफेक्शन को कराने में। चलिए, इंसेक्ट्स कैरी पैथोजन। अब जो इंसेक्ट्स है वो पैथोजन को कैरी करते हैं। अब डायरेक्टली कर सकते हैं वो, तो एक खाने में मान लो कुछ इन्फेक्शन, एक बंदा इन्फेक्टेड है, अब बंदा वो खाना खा रहा है, कोई हाउस फ्लाई है जो, वो हाउस फ्लाई उसके खाने पे बैठ गई, आके उसने दूसरे घर में हमारा खाना खराब कर दिया, तो वो क्या हुआ? इनडायरेक्टली अफेक्ट किया। अब डायरेक्टली कैसे हो सकता है? डायरेक्टली किसी जगह से आई, किसी ऐसी जगह से, इन्फेक्टेड जगह से आई, और डायरेक्टली हमारे खाने पे बैठ गई, वो डायरेक्ट हो गया। या पैथोजन हमारे हाथ पे लग गया, डोर नॉब पे लगा हुआ था कहीं भी, और हमारे अंदर चला गया। तो इंसेक्ट्स पैथोजन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कैरी कर सकते, ठीक है। चलिए, सम इकोलॉजिस्ट prefer to call the green plants as dash instead of producers. ग्रीन प्लांट्स की बात करें, हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। प्रोड्यूसर्स के अलावा हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं। बट जो इकोलॉजिस्ट ने नया नाम रखा है इनके लिए, वो है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स का मतलब क्या है कि जो एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्लांट्स ऐसा क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट के लिए जो नया नाम दिया है वो है ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। चलिए, a fleshy receptacle with a hollow cavity is found in। fleshy receptacle इस तरह से कुछ hollow cavity अंदर है, ठीक है।
ये कंडीशन मिलती है हमें देखने में, ऐसी कुछ फिग में मिलती है। ठीक है, फिग में ऐसी कंडीशन कुछ देखने में मिलती है। ये सारा फ्लैशी होता है और अंदर ओव्यूल या ओवरी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं, ये जो फ्लैशी चीज है इसको हम बोल देते हैं हाइपेंथोडियम। साइंटिफिक जो टर्म है इसके लिए वो है हाइपेंथोडियम। ठीक है, चलते हैं आगे। Which of the following is not a homopolysaccharide? होमोपोलीसेक्राइड क्या है? होमो एक जैसी चेन से बना हुआ और पोलीसेक्राइड बहुत सारे लंबी चेन है। सेक्राइड मतलब शुगर, शुगर सेक्राइड वर्ड यूज होता है शुगर के लिए। पोली लंबी चेन है बट एक जैसी है, मतलब मान लो ग्लूकोज क्या है हमारा मोनोसेक्राइड, तो ग्लूकोज एक शुगर है, ग्लूकोज ग्लूकोज की लंबी चेन बना दो। ठीक है, ये बन गया हमारा होमोपोलीसेक्राइड। अब ग्लूकोज की लंबी चेन किसमें होती है? स्टार्च में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काइटिन। काइटिन कहाँ पाया जाता है? जल्दी, फंजाई की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में, दो जगह पाया जाता है काइटिन। तो ये काइटिन भी किसका बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का बना होता है। मतलब इसकी एक लॉन्ग चेन होती है, उसका काइटिन बना होता है। इनुलिन की अगर हम बात करें तो इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज एक शुगर है, फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज कहीं और भी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मेल सीमेन में पाई जाती है। ठीक है, इसकी डिटेल बाद में करेंगे। रेप टेस्ट में वो काम आती है फ्रक्टोज शुगर, क्योंकि फीमेल में वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। अगर फीमेल यूट्रस में पाई जाती है तो मतलब रेप हुआ है, मतलब इस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। तो इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज की लंबी चेन है, जनरली ये फ्रूट शुगर है। नेक्स्ट है हमारा हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलके बना होता है। पहला एसिटाइल ग्लूकोजामिन, लंबी चेन होती है एसिटाइल ग्लूकोजामिन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड। अब इन दोनों से मिलके बना होता है हाइलुरोनिक एसिड। अब ये पॉलीसेक्राइड तो हुआ, बट कैसा हुआ? हेट्रो हुआ ना, क्योंकि दो अलग अलग चीजें आ गई। तो हाइलुरोनिक एसिड हमारा लग गया। चलिए, द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू। अच्छा, लोटिक एंड जो लेंटिक टर्म्स है ना, ये होती है फ्रेश वाटर के लिए जनरली। तो फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो लोटिक है जो मतलब स्टेगनेंट होती है, स्टेगनेंट वाटर है उसमें होता है लोट, मतलब स्टेगनेंट वाटर मतलब स्टैंडिंग वाटर। तो इसमें आ जाएगा हमारा लेक्स भी स्टैंडिंग होती है, ऑलमोस्ट कभी कभार चलती है, तो लेक्स आ सकता है इसमें, पोन्ड्स आ गया हमारा। और वही अगर हम बात करें लेंटिक की, तो लेंटिक में आ गए हमारे झरने आ गए, जो वाटरफॉल्स होते हैं, नेचुरल वाटरफॉल्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स आ गई, स्ट्रीम्स आ गई, स्प्रिंग्स आ गए, स्प्रिंग्स ही बोलेंगे उसको, स्प्रिंग्स बोलेंगे, स्प्रिंग्स ही बोलेंगे चलिए। और उसके बाद आ गया हमारा रिवर्स, रिवर्स भी होती है, रिवर्स भी चलता हुआ पानी है। ये सारा लोटिक और लैंटिक इनके लिए यूज करता है, बट होने कंडीशन क्या है? फ्रेश वाटर होना चाहिए। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट, द टर्म लोटिक एंड लैंटिक रेफर्स टू फ्रेश वाटर हैबिटेट। अच्छा, मैंने नीचे आपको पिछली वीडियो में भी जैसे कि मैंने बताया नीचे रेफरेंस दिया है, अगर आपको इसकी डिटेल अच्छे से पढ़नी है तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इन बुक्स में बहुत अच्छे से दे रखा है, जिनका मैंने रेफरेंस नीचे दे रखा है। चलिए, नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम को हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर्स पे के लिए, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को इजीली बियर कर सकता है। अब हाई टेम्परेचर कितना? 50 टू 80 डिग्री सेल्सियस तक ये डीनेचुरेशन नहीं शो करता। जैसे कि हमारे नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल जो हमारे बॉडी एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचुरेट हो जाते हैं इतने टेम्परेचर पे, बट टैग की अगर हम बात करें तो ये नहीं होता। अब टैग बना किसका होता है? एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है,
थर्मस एक्वाटिकस जो हाई टेम्परेचर कंडीशंस को आराम से बियर कर जाता है। तो टैक एक पॉलीमरेज एंजाइम है, तो हमारा आंसर है थर्मस एक्वाटिकस। चलिए आगे। प्लांट्स दैट थ्राइव अंडर वेरी लो टेम्परेचर्स आर कोल्ड। अच्छा, प्लांट, कुछ प्लांट्स होते हैं वो काफी लो टेम्परेचर पे रह लेते हैं, उनके लिए एक टर्म है, तो हेकिस्टोथर्म्स लो टेम्परेचर में, बहुत लो टेम्परेचर में बिल्कुल सही रह लेते हैं। आगे भी देख लेते हैं टर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अब हेकिस्टोथर्म्स तो यहाँ पूछा गया है, बट हमारे एग्जाम बाकी टर्म्स भी आ सकते हैं, तो इनको जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। मेगाथर्म्स, मेगाथर्म्स में क्या है, मॉइस्ट और हॉट कंडीशंस होती है, ठीक है। जो प्लांट्स मॉइस्ट और हॉट कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम मेगाथर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट मीजोथर्म्स, मीजोथर्म मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। जो प्लांट्स मॉडरेट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम मीजोथर्म्स बोलते हैं। माइक्रोथर्म्स लो टेम्परेचर, जनरली लो टेम्परेचर, वेरी लो को हम बोल देते हैं हेकिस्टोथर्म्स, ठीक है। आई होप ये टर्म्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट, greater number of alternative pathways in a food web are necessary to attain a stable community in a given ecosystem because। अच्छा, अब इनका मतलब क्या है, लाइन का मतलब है ऑल्टरनेटिव, जब फूड वेब चलती है, फूड चेन तो ऐसे चलती है, मान लो ये है हमारा ग्रास ओपर, ठीक है, ग्रास ओपर ने खाया घास को, ग्रास ओपर को खा लिया फ्रॉग, फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, जस्ट सेकेंड, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया आगे वल्चर ने, एक सेकेंड, ठीक है, स्नेक को खा लिया वल्चर ने। तो ये हमारी नॉर्मल क्या हुई, जनरल फूड चेन जो चलती है। बट अगर ऐसा ही होता गया तो आपको नहीं लगता अगर इनमें से कोई भी बढ़ गया तो पूरी की पूरी, एक सेकेंड, चलिए, तो आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी फूड चेन हिल जाएगी, है ना। पूरी की मतलब एक भी बढ़ गया तो ये, या तो ये खत्म हो जाएगा, ग्रास बहुत बढ़ जाएगा, और अगर ये खत्म हो गया, ये भी खत्म होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम अगर ये भी खत्म होने लग जाएगा, एक मिनट में ये भी खत्म होने लग जाएगा। फूड वेब क्या कर रही है, इसी को कंपनसेट कर रही है। अगर ग्रास है और ग्रास होपर है, तो जो हमारा फ्रॉग है वो बाकी इंसेक्ट्स को, हाउस फ्लाई को भी खा रहा है, ठीक है, हाउस फ्लाई को भी खा रहा है, और बाकी कुछ भी आ रहा है उसको भी खा रहा है। बट अगर फ्रॉग की बात करें तो स्नेक फ्रॉग को भी खा रहा है, स्नेक रैट को भी खा रहा है, तो ये हमारी क्या बन रही है, फूड वेब बन रही है। अब स्टेबल कम्युनिटी के लिए जरूरी है, फ्रॉग को ही खाएगा तो सारे फ्रॉग खत्म हो जाएंगे, रैट को ही खाएगा तो सारे रैट खत्म हो जाएंगे, राइट। तो उसी को बोला गया है, तो हम क्या बोलेंगे, इट, ऑप्शंस क्या है, इट प्रमोट्स द बैलेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट, इट बैलेंसेस द पॉपुलेशन लेवल ऑफ फीडर्स इन अ फूड चेन, जो फीड कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन लेवल को बैलेंस कर रहा है, सही है बिल्कुल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर्स की तो हम नहीं बात करते। नो ऑर्गेनिज्म इज होली डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स, ये भी सही है, बट इन्होंने बोला है ग्रेट नंबर ऑफ, अब जो पॉइंट समझो इसमें, ग्रेट नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवेज, जितने भी ऑल्टरनेटिव पाथवेज हैं किसी भी फूड वेब में, वो जरूरी है ताकि एक स्टेबल कम्युनिटी आ सके किसी भी इकोसिस्टम, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन लेवल बैलेंस हो रहा है फीडर्स का, ठीक है। किसी भी फूड चेन में फीडर्स कौन है, जो खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस टाइम पे। एक बैलेंस मेंटेन करना पॉपुलेशन का जरूरी है। पॉपुलेशन, अच्छा, पॉपुलेशन लेवल का मतलब मान लो, फिर से बता देती हूँ, इसमें अगर स्नेक खत्म हो गया तो क्या होगा, फ्रॉग बहुत बढ़ जाएगा, फ्रॉग की पॉपुलेशन कौन कंट्रोल करेगा,
अगर फ्रॉग बहुत बढ़ गया तो ये ग्रास ऊपर खत्म हो जाएगा और ग्रास बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब हर तरह से एक बैलेंस होना चाहिए। और इधर अगर हम बात करें, हाउस फ्लाई बहुत हो गई तो फ्रॉग बहुत हो जाएगा, स्नेक बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे एक बैलेंस बन रहा है पॉपुलेशन लेवल का। अब क्लियर हुआ होगा आई थिंक। चलिए, द बेसल पार्ट ऑफ द पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एज दे। अच्छा, बेसल पार्ट की बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, ये है बेसल पार्ट। तो बेसल पार्ट किसका है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स है ही। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने एक रूल पढ़ा है कि 10% एनर्जी ही आगे जाती है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये तो खुद एनर्जी कन्वर्टर्स हैं, ये किसी से क्या एनर्जी लेंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ है, इनके पास खुद है, खुद अपने लिए बनाएंगे। और 10% ही पास हो पाती है नेक्स्ट के लिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास हुई, प्रोड्यूसर्स के पास। कंज्यूम द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। चले आगे। In ecological study, it was found that the interaction between the environment and the community is not favorable. It was therefore concluded that the community would eventually. अब हुआ क्या, एक स्टडी में पाया गया, सिंग इकोलॉजिकल स्टडी क्या हुई, सबके साथ मतलब सब फैक्टर्स को कंसीडर करके उनका रिलेशन कंडीशन कंसीडर करके उसको किया गया। अब ये पता लगाया गया कि इन्वायरमेंट और कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन है वो फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल मतलब इन्वायरमेंट खराब हो गया उस किसी एक पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए। मान लो डायनासोर की बात कर लेते हैं हम। डायनासोर थे इंडिया पहले, है ना, कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह के डायनासोर थे, है ना, डायनासोर थे। अब कंडीशंस फेवरेबल इनके लिए, इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं रहा तो ये एक्सटिंक्ट हो गए। अगर ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते, जैसे अगर हम बात करें लिजर्ड की, तो लिजर्ड ने अगर आप अपने आप को अब तक अडेप्ट कर रखा है, उन्होंने क्या किया, सर्दियों में क्या कर ली, हाइबरनेशन कर ली, कि सर्दियों में सरवाइव करने का एक रास्ता ढूंढ लिया। अब लिजर्ड ने सर्दियों में सरवाइव करने का एक रास्ता ढूंढ लिया जिसको हाइबरनेशन बोला गया। तो मतलब अडेप्टेशन एक कर ली अपने लिए। तो अब कौन सी ही कम्युनिटी अपने आप को रख पाएगी किसी भी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। जो डिसअपियर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सरवाइव भी कर सकती है डिपेंडिंग, मतलब यहाँ पे कंडीशंस हैं। डिसअपियर इफ इट डिड नॉट अडेप्ट इटसेल्फ, बिल्कुल। अगर तो डिसअपियर, यहाँ इन्होंने सारे फैक्टर्स को इकट्ठे दे दिया, खत्म हो जाएगी अगर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल सही। डायनासोर अपने आप को इस इन्वायरमेंट में, कैसा भी इन्वायरमेंट होगा, अडेप्ट नहीं कर पाए, खत्म हो गए। लिजर्ड ने अपने आप को अडेप्ट करवाने के लिए एक मौका ढूंढ लिया, मतलब एक रास्ता ढूंढ लिया, तो वो सरवाइव कर रही। ठीक है, नेक्स्ट, द जस्ट अ सेकंड, हाँ, द अर्थ सरफेस कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड। अच्छा, अर्थ का सरफेस, ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, हैबिटेट। हैबिटेट तो हमारा अपना घर हुआ, नीच हमारी अपनी हैबिट हुई जहां हम अपना काम कर रहे हैं। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर क्या है, वो बायो लिविंग से रिलेटेड है। ठीक है, बायोस्फेयर वो सरफेस है, स्फेयर है अर्थ का, जहां हम सारे रहते हैं, जहां लाइफ है। उसके बाद ऊपर जाते जाते कहीं भी लाइफ नहीं। हम ऊपर जा आते हैं बट वापिस आते हैं, हम चले जाते हैं एरोप्लेन में, बर्ड्स चले जाते हैं बट वो वापिस बायोस्फीयर में ही आते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज द आंसर। चलिए, थैलोफाइट्स यूज्ड एज फूड इंक्लूड। पहले तो थैलोफाइट्स होते क्या है,
थैलोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स जैसे होते हैं, बट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है ट्रू लीव्स में, स्टेम में, ना रूट में। ठीक है, उसको हम थैलोइड बॉडी बोल देते हैं। अब ये किसका है, एल्गी और फंजाई की बात करते हैं अगर हम। बैक्टीरिया तो अलग ही हो गया, बैक्टीरिया को हम खाने के लिए, थैलोफाइट नहीं है बैक्टीरिया, फाइट वर्ड ही यूज होता है प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया उनमें से नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया एल्गी एंड फंजाई। चलिए आगे, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स आर क्लासिफाइड अंडर क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा बिकॉज दे आर। स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स ये क्या है, एल्गी है। इनको किसके अंडर रखा, क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन होती है, ग्रीन क्लोरोफाइसी दिखने में जो ग्रीन है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर ग्रीन। चलिए, काइजमेटा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। अच्छा, काइजमेटा पहले तो बता दूं होते क्या है। ठीक है, काइजमेटा है क्या, पहले बात करते हैं हम साइनेप्सिस की। साइनेप्सिस ये मेयोसिस की स्टेजेस की बात कर रहे हैं हम, मेयोसिस में होती है, मेयोसिस 1 में ये चीज होती है। साइनेप्सिस की बात करें अगर हम, साइनेप्सिस क्या है, दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम पास आ गए एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद ये जो साइनेप्सिस होती है ये किस स्टेज पे होती है, पैकेटिन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, हाँ क्रॉसिंग ओवर, नेक्स्ट में हुई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या है, जैसे ये मान लो हमारे नॉन सिस्टर क्रोम, एक सेकंड, हाँ तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना। अब लेते हैं हम रेड वाला, तो ये बना हमारा, ठीक है, ये हुई क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अच्छा ये सॉरी सिनेप्सिस होता है हमारा जाइगोटीन में, जाइगोटीन स्टेज पे होता है प्रोफेज की। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर जो हमारी होती है वो होती है पैकिटीन में, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई और काइजमेटा फॉर्मेशन हो गई। क्रॉसिंग ओवर मतलब ये इधर गया ये इधर गया, इस तरह से अभी ये जुड़े हुए। और काइजमेटा फॉर्मेशन जो हुई वो हुई डिप्लोटीन स्टेज में, किसकी, प्रोफेज की, मेयोसिस 1 की प्रोफेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ, काइजमेटा फॉर्मेशन। काइजमेटा क्या हुए, जो अलग अलग कलर के बन गए, जो मैंने अभी अलग अलग कलर के बनाए थे वो। क्रॉसिंग ओवर ये अभी क्रॉस कर रहे हैं, और काइजमेटा मतलब उसका मटेरियल उसमें आ गया, उसका मटेरियल उसमें आ गया। चलो, प्लाज्मोडेस्माटा फैसिलिटेट। प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या है, पहले तो ये बता दूं, ये है हमारे दो सेल्स, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू, किसी भी वे से कनेक्टेड है ये, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रहा है, फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करवा रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, फ्री एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स। डन, कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्माटा, याद रखना एक कनेक्शन है दो सेल्स का। चलिए, जीनोटाइप इज, जीनोटाइप है क्या, जीनोटाइप है किसी भी जीन्स जो है हमारे, जीनोटाइप की जो हमारे जीन्स हैं वो बने किस चीज से। ठीक है, इसके लिए हम एक टर्म बोल सकते हैं, जेनेटिक मेकअप
ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन्स जो हमारा और जो हम है, हमारा जेनेटिक मेकअप कैसा है, जीन्स बने कैसे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, म्यूटेशन रिजल्ट्स इन चेंजिंग द, म्यूटेशन क्या चेंज कर रही है, एक जनरेशन में म्यूटेशन हो गई तो अगली जनरेशन में हो रही थी ना। एंकन शीप की बात करते हैं अगर, तो एंकन शीप में क्या होता है, एक पहली शीप थी, उसकी जो लेग थी वो लेग छोटी रही, आने वाली सारी जनरेशन की लेग शॉर्ट रही। ठीक है, F1 F2। अब ये हुआ क्या, मतलब जीन्स में चेंज आ गया, जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए पोर्शन। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या था, नॉर्मल लेग्स, फिर शॉर्ट लेग होने लगी, उसमें क्या आ गया, जेनेटिक वेरिएशन आ गया। ठीक है, चले आगे। द टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज, प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन में मतलब ये बात कर रहे हैं कि ये हमने एक प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये टैंकर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, और इसमें बस रूट्स में एक प्लांट्स पानी पानी घूम रहा है और यहाँ पे हमने एक मोटर लगाई है जो एक्सचेंज ऑफ वाटर करवा रही है। ठीक है, अब ये इस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स बोल देते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स कैसी होती है, सॉइल लेस ग्रोथ होती है, क्योंकि ये जो पानी है ये मिनरल वाटर है, मतलब सोल्ट सारे दे देंगे प्लांट को बट सॉइल नहीं मिल रही, तो सॉइल लेस है। ठीक है, टैंक फार्मिंग टैंक में हो रही है तो हम टैंक फार्मिंग बोल देंगे इसको। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर। नेक्स्ट, एडिनो वायरस हैज कैप्सोमेर्स। एडिनो वायरस एक टाइप का वायरस है जो हमें नुकसान करता है, डायरिया कर देता है, रेडनेस ऑफ आईज कर देता है, काफी सारी बीमारियां करता है। ठीक है, तो और ये इसके अराउंड कैप्सोमेयर होती है, एक प्रोटीन कोट होती है एक टाइप की इसके अराउंड, जिसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं। और वो प्रोटीन 252 कैप्सोमेयर की बनी होती है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है प्रोटीन की, जिसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं। तो वो 250 है यहाँ पे टोटली, और ये उसके डीएनए को बचा के रखते हैं एडिनो वायरस के। आउटर कवरिंग हो जाती है, एक आउटर कवरिंग सी है ये। ठीक है, चलिए, इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरोन्स है क्या, इंटरफेरोन्स है हमारी जो बॉडी है एक सेल्स को जनरेट करती है एज ए डिफेंस सिस्टम, और हमारा इम्यून सिस्टम इसको करवाता है। और जब इम्यून सिस्टम की बात आ गई तो कौन काम कर रहा है, हमारे डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज इसको जनरेट करवाने में हेल्प कर, और किसके अगेंस्ट ये जनरेट होते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो इंटरफेरोन्स डब्ल्यूबीसीज जनरेट कर। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, 10% एनर्जी ऊपर जा रही है, ये है प्रोड्यूसर्स, ये है कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये है टर्शरी कंज्यूमर्स। 10% एनर्जी ही ऊपर जा रही है, अगर इनके पास 100 है तो 10 यहां जाएगी, 1 यहां जाएगी, 0.1 यहां जाएगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही रहेगा, उल्टा नहीं हो पाएगा। उल्टा हो गया तो ये तो कंसेप्ट ही सारा बदल गया। ठीक है, इज ऑलवेज अपराइट। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की अगर हम बात कर ले, इकोसिस्टम है क्या, जहां पे लोग रह रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, उसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। अब इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी तो हो रहा है, मैंने अभी अभी बताया, प्लांट से एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जा रही है, सेकेंडरी में जा रही है, टर्सरी में जा रही है, तो वो क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। बट फ्लो ऑफ एनर्जी कभी भी वापिस नहीं आएगी, वो एनर्जी कभी वापिस नहीं आएगी, वो इन्वायरमेंट को उसका मतलब इन्वायरमेंट में उड़ जाएगी, लॉस हो जाएगा उसका एक। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ sorry heat in the form of heat to the environment.
इन्वायरमेंट में उड़ जाएगी वो एनर्जी, ठीक है। और ये मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी नॉन रिसाइक्लेबल है। बट यही अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट से हमने लिए, हमसे वापिस जब हमारी मतलब मान लो एनिमल्स की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्लांट से एनिमल में गए, एनिमल की जब डेथ हुई वापिस सॉइल में चले जाएंगे, तो वो क्या है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स बार बार साइकिल हो जाते हैं बट एनर्जी नहीं होती क्योंकि एनर्जी इन्वायरमेंट ले जाते हैं, ठीक है। लास्ट, पोलियो इज कोज्ड बाय, अच्छा पोलियो की बात करें, पोलियो हमें सबको पता है हमारे न्यूरल सिस्टम पे एक्ट करता है और हमारे स्पाइन्स पे भी एक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस की। ये पोलियो वायरस जो है ये क्या कर रहा है, पैरालिटिक पैरालाइसिस करवा रहा है, सीधा न्यूरॉन पे हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है। अब नेक्स्ट है अबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस। अबॉर्टिव मतलब थोड़ा सा कम है बट अटैक कर देगा हम पे, ठीक है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, पैरालिटिक जितना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नॉन पैरालिटिक। अब नॉन पैरालिटिक की बात करें तो वो अबॉर्टिव से ज्यादा इफेक्टिव है, ये भी अटैक करेगा हम पे, हमारी स्पाइन पे, बट उतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना पैरालिटिक है। पैरालिटिक का सबसे ज्यादा है, फिर नॉन पैरालिटिक का, फिर अबॉर्टिव का। इफेक्ट हम पे सारे डालेंगे, तो ऑल ऑफ द, ठीक है। चलिए तो हमारे 7th मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है इसी के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट 8 में। थैंक यू।